तो स्टूडेंट्स, बच्चों इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमें स्टार्ट करना है 22वां क्वेश्चन। इससे पहले के जो आंसर्स हैं आप पहले वाली वीडियो में देख लेना, लेक्चर 1 में, और ये लेक्चर 2 में हमारे बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में परिक्षिप्त बस्तियों की पहचान किस प्रकार की जाती है। जो परिक्षिप्त बस्तियां होती हैं उनको हम एकांकी बस्तियां भी बोलते हैं। जो दूर दूर, मतलब हमें एक एरिया में कोई बस्ती कहीं है, जैसे मान लो ये हमारा एरिया है, एक बस्ती यहाँ, एक बस्ती यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, मतलब दूर दूर जो बिखरे हुए घर हमें दिखाई देते हैं उनको हम परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां बोलते हैं। भारत में परिक्षिप्त बस्तियां या एकाकी बस्तियों के रूप में सुदूर जंगलों में दिखाई देते हैं। ये जो एरिया है ये जंगल वाला एरिया, फॉरेस्ट वाला एरिया होता है। और ये जो एकाकी बस्तियां होती हैं इनको पल्ली बस्तियां भी बोला जाता है, या कुछ झोपड़ियों के रूप में, छोटी बस्तियों के रूप में पाई जाती हैं। ये अत्यधिक विखंडित प्रकार की होती हैं, मतलब बिखरी हुई होती हैं। और इसका जो एरिया है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुंचित बस्तियों की। भारत में का जो अथवा वाला ऑप्शन है, भारत में गुंचित बस्तियों की पहचान किस प्रकार की जाती है। गुंचित का मतलब है गुच्छे में, कि गुच्छे का मतलब है कि एक बंच में, मतलब ऐसे घर जो एक साथ हमें दिखाई देते हैं उनको हम गुंचित बस्तियां बोलते हैं। गुंचित बस्तियां घरों का एक सहत रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो घर होते हैं वो बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं, उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, एक दूसरे के पास पास होते हैं। इन बस्तियों में रहन सहन का जो क्षेत्र होता है सामान्य, हमें सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, और चारों ओर फैले खेत खलिहान व चरागाह हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है, ये बस्तियां विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हैं। ज्यामितीय आकृतियां का मतलब होता है कि इसमें जैसे आयताकार शेप में, अरीय, रेखीय, इस प्रकार की हमें शेप्स दिखाई देती है बस्तियों की। और यदि हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया बुंदेलखंड हो गया, नागालैंड, राजस्थान। राजस्थान का वैसे तो एरिया ज़्यादा है, लेकिन पानी की कमी के कारण जो पब्लिक है वो दूर दूर रहती है। लेकिन जब से पानी की फैसिलिटी हुई है तो लोगों ने एक साथ इकट्ठा, जिस एरिया में पानी प्रोवाइड हुआ है उस एरिया में लोगों ने इकट्ठा होकर रहना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। उदाहरण सहित कथन का स्पष्टीकरण या विश्लेषण कीजिए। तो इसमें हमें बताना है, जैसे 3 मार्क्स का है तो हमें 3 पॉइंट्स बताने हैं। जैसे भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न समुदाय अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आए, और जिसके उदाहरण भारत के गांवों, कस्बों में, तालाबों में, बावड़ियों में व जलीय संरचनाओं के रूप में हम देख पाते हैं। भारत में वर्षा जल संग्रहण सिंचाई तालाबों व पोखरों में किया जाता है। जो पानी हम इकट्ठा करते हैं उसको सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। जो तालाब होते हैं या जो बड़े बड़े गड्ढे खोद कर पानी को स्टोर किया जाता है वहाँ पर किया जाता है। और राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए टाँका बनाया जाता है। ये एक, जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ दी गई है। और जैसे हमारा तमिलनाडु पहली ऐसी स्टेट थी कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सब जो भी लोग अपने घर बना रहे हैं उनके लिए कंपलसरी था कि उन्हें अपने घर की छत का पानी स्टोर करने के लिए, उस पानी को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड कुछ टैंक वगैरह लगा दिए जाते, ताकि जो बारिश का पानी है वो वेस्ट ना हो। तो ये गवर्नमेंट ने सभी घर, वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि सभी इस टाइप के अपने घर बनाएंगे कि जो बारिश का पानी है उसको हम स्टोर कर सके, वो वेस्ट ना हो। उसके बाद हमारा जो 24th क्वेश्चन आता है, इसमें है जनसंख्या नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपायों का वर्णन किया गया कि जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे, इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे करें। तो यहाँ पर ये 5 मार्क्स का है, तो मतलब मिनिमम हमें 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट तो देने हैं ही। तो इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। लोगों को शिक्षित कर परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना। हमें लोगों को बताना है कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी, बच्चे पैदा होंगे, तो उन बच्चों को सिर्फ पैदा ही नहीं करना है, उनका पालन पोषण भी करना है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो हमें क्या करना है, लोगों को ये बताना है कि छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है। लोगों को सस्ते गर्भ निरोधक उपाय उपलब्ध कराना, जैसे आजकल गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती भी है। बड़े परिवारों में अधिक बच्चे वाले
परिवारों पर कर लगा देना। जिनके बच्चे ज़्यादा हैं या जो बड़ी फैमिली है उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो ज़्यादा लगा देना, तथा जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है उन सुविधाओं से उनको वंचित रखना। और इसके बाद जो 5वां पॉइंट हमारा बचता है, जैसे प्रचार करना व लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। जैसे स्पीकर्स में हम जब इलेक्शन होते हैं तो स्पीकर्स में सब अपना प्रचार करने में लग जाते हैं, तो हमें वैसे ही इसका प्रचार करना है कि ताकि हमारी जो देश की जनसंख्या है वो कंट्रोल होके रहे, ऐसे ही बढ़ती ना रहे। उसके बाद ये हमारा 24वां क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका में की जाने वाली कारखाना कृषि की प्रमुख विशेषताएं। तो हमें किसकी बतानी है? कारखाना कृषि की प्रमुख विशेषताओं की बात करनी है। कारखाना कृषि, इस कृषि में, अब इसके पॉइंट्स है 5 पॉइंट मैं बता देती हूँ। इस कृषि में पशुधन पाला जाता है। जो कारखाना कृषि होती है उसमें पशुधन मतलब पशुओं को पाला जाता है, और जो पशु होते हैं इसके अंदर उसमें गाय, बैल और कुक्कर होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, इन पशुओं को बाड़े पर कारखाने में तैयार बने बनाए भोजन पर रखा जाता है। जो एक स्टोर या वेयर हाउस टाइप में होता है, वहाँ पे जो बना बनाया भोजन होता है वो बना बनाया तैयार भोजन ही उनको दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, इस कृषि के लिए भवन निर्माण, प्रकाश व ताप की व्यवस्था करने और पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। ये जो खेती हम करते हैं, कारखाना खेती, उसमें भवन निर्माण का कार्य, लाइट की व्यवस्था, और जो टेम्परेचर है, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, इन सब की व्यवस्था हमें पहले से ही करनी होती है। और पशुओं की चिकित्सा के लिए, यदि हम पशुओं को पाल रहे हैं तो पशुओं की चिकित्सा के लिए हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या करना है, वहाँ पर धन की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी ज़्यादा लगती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, इस कृषि में पालने के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन किया जाता है। हम यहाँ पर जो पशुओं की किस्म होती है या नस्ल होती है वो अच्छी किस्म के पशुओं को यहाँ पे पालते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, पशुओं के प्रजनन के लिए वैज्ञानिक विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 25वां क्वेश्चन। और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, संसार में मिश्रित कृषि की किसी 5 विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। मिश्रित कृषि की 5 विशेषताएं। मिश्रित कृषि में क्या होता है, खेती के साथ साथ जो खाद्यान्न फसलों के साथ साथ हम चारा की फसलें भी उगाते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो ये मिश्रित कृषि में किया जाता है। अब इसके पॉइंट्स हैं, इस प्रकार की कृषि विश्व के विकसित भागों, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया के कुछ भागों में की जाती है। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है। पॉइंट नंबर 3 है, पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, कि खेती के साथ साथ हम पशुओं को भी इक्वल यहाँ पर वेटेज दी जाती है, दोनों का इक्वली ध्यान रखा जाता है। और जो मुख्य फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, गेहूँ, जौ, जई, राई, मक्का और चारे वाली फसलें इस कृषि की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पर हम जो फसलों का उत्पादन कर रहे हैं उसमें गेहूँ, जौ, जई, राई, मक्का और चारे वाली फसलों को उगाया जाता है। यहाँ पर हमें अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कृषि यंत्र आ रहे हैं, नए नए यंत्र आ रहे हैं, उन नए यंत्रों का हमें यहाँ पर यूज़ करता हुआ दिखाई देता है। इमारतें व भवन, कृषकों की कुशलता तथा योग्यता इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए सस्यावर्तन एवं अंत्य फसली कृषि की जाती है। तो इसमें से कोई भी 5 पॉइंट है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान समाज में जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया हुआ है, तो उसको हमें कैसे बढ़ावा देना है। कि जैसे पहले के जो लोग थे वो मानते थे कि यदि बेटा होता है तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा, वही हमारा सब कुछ करेगा, लेकिन आज के टाइम में बेटियां किसी से कम नहीं है। हर फील्ड में आप देख सकते हैं जो नारी शक्ति है वो आगे अपने विकास में आगे बढ़ी हुई है, और वो हर जगह हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स बनते हैं, जैसे संसार के पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर का विभाजन प्राकृतिक और जैविक रूप में होता है। ये नेचर ने ही, प्रकृति ने ही ऐसा करके दिया है, इसमें हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। पॉइंट नंबर 2 है, समाज के लोग इस आधार पर स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर के लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित कर देते हैं। जैसे हम पहले ही
किसी के बारे में डिसाइड सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो एरोप्लेन नहीं चला सकती, लेकिन आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है। जो पूर्व धारणाएं हमारे माइंड में बन जाती हैं, हमें उन पूर्व धारणाओं को नहीं बनाना है। हम उनके बारे में सोच के अपने माइंड में वैसे ही चित्र बना लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। पॉइंट नंबर 3 है, समाज के पूर्वाग्रह और मान्यता इस विभाजन को और दृढ़ कर देती हैं, और समाज में जो इस प्रकार की बातें होती हैं वो इन बातों को, जो रूढ़िवादी बातें, इनको और भी हमारे माइंड में फिक्स कर देती हैं। जैविक वे भिन्नताएं, सामाजिक भेदभाव, अलगाव और शोषण का आधार बन जाती हैं। ये जो बातें होती हैं, जो पूर्वाग्रह होते हैं, हम किसी के बारे में अपना माइंड सेट कर लेते हैं, ये किसी एक फील्ड में, जैसे यहाँ पर क्या होता है, लड़कियों का शोषण होता है कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, बचपन में बाल विवाह कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का ये उनका शोषण होता है। सभ्य समाज के लिए यह एक गंभीर समस्या और चुनौती है। जो हमारा सभ्य समाज है उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और वहाँ पर लड़कियों को विकसित करना भी एक चुनौती भरा हुआ कार्य है। यदि विकास में सभी जेंडर शामिल नहीं हैं, कि वहाँ पर पुरुष, स्त्री और जो ट्रांसजेंडर हैं उन सभी को हमने शामिल नहीं किया है कि सबका विकास होना चाहिए, तो हम ऐसे विकास को लुप्त प्राय मानते हैं कि वो विकास अच्छा विकास नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, इन सब समस्याओं का समाधान बेटियों को शिक्षित करके तथा उनका सशक्तिकरण करके ही कर सकते हैं। जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, यदि हम ये सोचेंगे कि बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार है, तो और हम उनको शिक्षित करेंगे और उनको सशक्तिकरण करके ही इन सभी समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। अतः बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने का सबसे उपयुक्त रास्ता। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में ही अथवा वाला ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति 2014, राष्ट्रीय युवा नीति जो 2014 है, ये फरवरी 2014 में गवर्नमेंट ने लागू की थी। युवकों के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी अक्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है। जो देश की युवा पीढ़ी है, किशोर अवस्था है, उनको यहाँ पर हमें क्या करना है, सक्षम बनाना है। उनकी अक्षमता का उपयोग करने के लिए उनको सक्षम बनाना है। मतलब कहने का ये है कि हमें, जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होता लेकिन उसके अंदर कुछ दूसरा हुनर होता है, तो हमें उन बच्चों को उनके टैलेंट को देख के और उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाना है कि यदि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो दूसरे किसी काम में अच्छा है, तो वो वहाँ पर आगे अपने आप को कुशल कर सके। युवाओं द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। जो यहाँ पर राष्ट्रीय युवा नीति है उसमें जो एज ग्रुप लिया गया है 15 से 29 वर्ष के एज ग्रुप को यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि हमें इनके विकास के बारे में सोचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में हमें क्या करना है, भूमि सुधारों में कमी भारतीय कृषि की एक समस्या है। तो यहाँ पर जो हमारी ज़मीन है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं बंजर पड़ी हुई हैं, तो उसमें हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन जितना फसलों का उत्पादन होता जा रहा है वो कम पड़ता जा रहा है। तो ऐसी ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है लेकिन वो खेती योग्य है, तो हमें क्या करना है, उसमें सुधार करके उसको कृषि योग्य बनाना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं, भूमि के असमान वितरण के कारण किसान लंबे समय से शोषित है। कि कहीं जो असमान वितरण का मतलब है कि कहीं पर जो खेती की जो ज़मीन है कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। मतलब जैसे कहीं पर जो बंजर भूमि है वो ज़्यादा है और जो उपजाऊ मिट्टी है वो कम है, तो असमान वितरण पाया जाता है। हमारे देश की आज़ादी के बाद भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई थी। लोगों ने देश के विकास के बारे में सोचा, लेकिन कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। जो पॉलिटिकल पार्टीज आई उन्होंने ज़्यादा कुछ जो नीतियाँ थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, ज़्यादा विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इसके कारण भी जो हमारा भूमि सुधार की तरफ एक कार्य सोचा गया था वो पूरा नहीं हो पाया था। सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में टाल मटोल किया, और जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी उनके खिलाफ उन्होंने कोई भी कठोर निर्णय नहीं लिया।
गवर्नमेंट टाल मटोल करती रही और उसके बाद परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा कि जो किसान खेती कर रहे हैं उनके पास तो छोटी छोटी ज़मीनें हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें या बड़े बड़े एरिया को अपने पास लेकर बैठे हैं। कृषि विकास में बाधा रही है और जो खेती के विकास की हम बात करें तो जिसके कारण जब जो खेती करने वाला है उसके पास ज़मीन ही नहीं है और उसे किसी दूसरे के खेत में जाके काम करना पड़ता है, तो वो उतना मन लगा के काम नहीं कर पाता है। यदि खुद की ज़मीन होती है तो वो ज़्यादा मन लगा के उसमें काम भी करता है। तो ये हमारा 27 क्वेश्चन पूरा होता है। उसके बाद है छोटे तथा विखंडित जोत भारतीय कृषि की एक समस्या है। आज के टाइम में पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन जो खेत का आकार है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है, तो ये भी भारतीय कृषि के लिए एक समस्या है। अब इसमें क्या करना है, भारत में सीमांत और जो छोटे किसानों की संख्या है वो ज़्यादा है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं, मतलब उनके पास छोटी ज़मीन का टुकड़ा है। 40% किसानों की जोतों का आकार 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार भी सिकुड़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है तो जो ज़मीन का टुकड़ा है वो भी छोटा छोटा हिस्से में आता जा रहा है, तो सिकुड़ रहा है। भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए, किसी का खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, तो ऐसे जो खेत हैं वो हमारे बिखरे हुए हैं, एक ही जगह पे नहीं है कि वो एक ही जगह पे ये चारों खेतों को एक साथ ही मिला दिया जाए और वो इसी एरिया में अपना काम कर ले, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया में भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया है और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आती है, फिर जो यहाँ पर एक टुकड़ा है इसको भी कई टुकड़ों में बढ़ जाना है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, ज़मीन तो उतनी है, तो जो हमारी भूमि का जो बंटवारा है वो और ज़्यादा जो भूमि जोतने लायक जो ज़मीन है उसका दोबारा से विखंडन हो रहा है। विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। विखंडित बिखरे हुए या फिर जो छोटे एरिया हैं जहाँ पर खेती की जा रही है वो उससे हमें आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो इसमें से कोई भी 5 पॉइंट है जो आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के उपयोग को प्रोन्नत करना समय की मांग है। परंपरागत वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और अपरंपरागत वो होते हैं जो आज के नए समय की मांग है। हमें उन ऐसे सोर्सेज के बारे में सोचना है जिनको हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपरंपरागत जो स्रोत हैं ये अधिक समान रूप से वितरित होते हैं, कि जैसे हमें हवा से बिजली बनानी है, जो विंड सर्कुलेशन होता है उससे बिजली बनती है, और पानी ऊंचाई से नीचे गिरता, नीचे टरबाइन लगा दी जाती है और वो टरबाइन ऐसे घूमती है। उस घूमने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर बिजली को उत्पन्न किया जाता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी हैं और समान रूप से वितरण हर जगह ये हमें, जैसे वायु है हमें हर जगह मिल जाएगी। पर्यावरण अनुकूल संसाधन है और ये जो चीज़ें हैं जो इको फ्रेंडली हमारे पर्यावरण को ख़राब भी नहीं कर रही हैं, और इसके साथ है ये अधिक टिकाऊ भी हैं कि लंबे समय तक ये टिक कर रह सकती हैं, मतलब जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है। सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं, इससे जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो हमें सस्ते दामों में पड़ जाती है, उस पर ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है और इनका रख रखाव आसान है और सुरक्षित है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 और जो 30 है वो आपका मैप वर्क का है। 29 में आपका विश्व का मैप है और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे निम्न अक्षांशों में निर्वाण संग्रहण का एक एरिया बताना है। निम्न अक्षांश जैसे यहाँ पर अमेजन बेसिन हो गया, यहाँ इसका जो आंसर आ जाएगा पहले का वो अमेजन बेसिन हो गया। तो यहाँ निम्न अक्षांशों में निर्वाण संग्रहण का एक एरिया अमेजन बेसिन का हो गया, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में अमेजन बेसिन आ जाएगा। और चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है। चलवासी पशुचारण में जैसे जो एरिया मैप पे दिया गया है, अकॉर्डिंग टू मैप देखते हैं। जैसे ए में पूछा गया है
कि यहाँ पर जलवासी पशुचारण का एक एरिया, तो अमेजन बेसिन का एरिया है जहाँ पर जलवासी पशुचारण किया जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले में पूछा गया था निम्न अक्षांशों में निर्वाण संग्रहण का एक एरिया, तो ये हमारा है अमेजन बेसिन। और जलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है जो कि अफ्रीका में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा बताया जाएगा मेडागास्कर। तीसरा पॉइंट है वाणिज्य पशुधन पालन का एक एरिया, वाणिज्य पशुधन पालन पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा सी पॉइंट में। डी का है उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का क्षेत्र, तो डी में जो हमें बताना था वो पेरी थे, घास के जो मैदान है वहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। और उसके बाद पांचवा था हमारा मिश्रित कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र, मिश्रित कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मिश्रित, जहाँ पर खाद्यान्न फसलें और चारा फसलें दोनों उत्पन्न की जाती हैं। उसके बाद एफ पॉइंट में था उच्च अक्षांश में निर्वाण संग्रहण का क्षेत्र, तो उत्तरी यूरेशिया था। और उसके बाद था अफ्रीका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र, तो ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो एरिया है वो मेनली हमारे घास के मैदान ग्रासलैंड्स हैं, तो अफ्रीका का जो वेल्ड्स है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में पूछा गया है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अकॉर्डिंग टू 2011 के डाटा, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो जनगणना हुई थी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था, तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन में आ जाएगा बिहार। मयूरभंज लो अयस्क की खदानें उड़ीसा में है, शिमोगा मैग्नीज की खदानें कर्नाटक में है, खेतड़ी तांबा खदानें राजस्थान में है, निवेली कोयला खदानें तमिलनाडु के अंदर हैं, और मथुरा तेल शोधनशाला यूपी में, चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य असम है। तो ये हमारा मैप वर्क है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा और आप अपनी आंसर्स की भी मैच कर लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए और कितने आपके गलत गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।